स्वागत। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो किसी नक्शे पर नहीं बल्कि कहानियों में मिलती है। हम झारखंड की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे, वहां की जगहों को मिले उपनामों के जरिए। ये नाम सिर्फ पते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो उस जगह के इतिहास, भूगोल और संस्कृति का कह सकते हैं आईना है। सही कहा। हर उपनाम के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी है। किसी को अपनी मिट्टी से पहचान मिली, किसी को कारखानों से, तो किसी को एक दर्द भरी प्रेम कहानी से। तो चलिए आज इसी दुनिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं खेल के मैदान से। जरूर। हमारे पास सबसे पहला जिक्र है सिमडेगा का, जिसे हॉकी की नर्सरी कहा गया है। ये शब्द नर्सरी ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल, नर्सरी मतलब जहां पौधे तैयार होते हैं। सिमडेगा और गुमला दोनों ही हॉकी के गढ़ हैं, पर सिमडेगा वो जमीन है जहां से प्रतिभा की पौध निकलती है। अच्छा, वहाँ की मिट्टी और हवा में हॉकी है। इसी जमीन ने माइकल किंडो और निकी प्रधान जैसे ओलंपियन दिए हैं। ये जुनून का केंद्र है। ये तो दिलचस्प है कि एक हॉकी की नर्सरी है और फिर जमशेदपुर को खेल नगरी का दर्जा दिया गया है। हाँ, दोनों में एक फर्क है। तो ये ऐसा हुआ जैसे एक जगह कच्चा हीरा तराशती है और दूसरी उसे दुनिया के सामने पेश करती है। आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। जहां सिमडेगा प्रतिभा को जन्म देता है, वहीं जमशेदपुर उस प्रतिभा को विश्व स्तरीय सुविधाएं देता है। मतलब बेहतरीन स्टेडियम, अकादमियां, वो सब। जी, लेकिन जमशेदपुर की कहानी सिर्फ खेल तक नहीं है। इसकी दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी पहचान कारखानों का शहर के रूप में है। और यहीं पर इसका एक और नाम सामने आता है, भारत का पिट्सबर्ग। ये तो एक बहुत बड़ा तमगा है। बहुत बड़ा। अमेरिका का पिट्सबर्ग स्टील के लिए दुनिया भर में मशहूर था और यही तुलना का आधार है। टाटा स्टील खाने ने भारत के औद्योगिक गौरव की नींव रखी। उद्योग की बात चली रही है तो एक और बहुत ही अनोखा नाम है। रांची में HEC मतलब हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को कारखानों का कारखाना कहते हैं। यह सुनने में ही कितना शक्तिशाली लगता है ना? और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। इसकी वजह यह है कि HEC खुद दूसरे कारखानों और उद्योगों के लिए भारी मशीनरी बनाता है। अच्छा, तो एक तरह से मदर प्लांट हुआ। बिल्कुल सही शब्द पकड़ा आपने। ये एक मदर प्लांट की तरह है जो देश के कई दूसरे कारखानों को जन्म देता है या उन्हें चलाने में मदद करता है। तो अब कारखानों और स्टील से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। झारखंड की असली पहचान तो शायद इसकी प्रकृति में बसी है। बिल्कुल। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राजधानी रांची ही है, झरनों का शहर। जी, और ये नाम पूरी तरह से सार्थक है। रांची और इसके आसपास हुंड्रू, जोन्हा, दशम, पंजाघर जैसे कई शानदार झरने हैं। वाह, ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये शहर के मिजाज को तय करते हैं, उसे एक सुकून और ठंडक देते हैं। और शायद इसी ठंडे मिजाज की वजह से रांची को दो और नाम मिले हैं, झारखंड का शिमला हाँ, और मोटरिस्ट्स पैराडाइज। झारखंड का शिमला तो समझ आता है, सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं की वजह से। जी, पठारी इलाका होने का फायदा है। और शहर की खूबसूरत, चौड़ी और घुमावदार सड़कें, वो गाड़ी चलाने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। इसीलिए मोटरिस्ट पैराडाइज। अच्छा। और यहाँ एक और रोचक बात है, रांची का जो प्रसिद्ध हथिया डैम है ना, हाँ, उसे स्थानीय तौर पर धुरवा डैम के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रकृति से कला की ओर चलते हैं। बुंडू का सूर्य मंदिर, इसे कहा गया है पत्थर पर लिखी कविता। ये उपमा अपने आप में कितनी सुंदर है। बहुत ज्यादा। और जब आप उस मंदिर को देखते हैं तो ये उपमा जीवंत हो उठती है। उसकी वास्तुकला अद्भुत है। एक विशाल रथ का आकार दिया है उसे, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। बिल्कुल। और पत्थर पर जो नक्काशी है वो इतनी बारीक और सुंदर है कि सच में लगता है मानो किसी कवि ने छेनी हथौड़ी से पत्थर पर अपनी कल्पना उकेर दी हो। वाह। अब एक ऐसी जगह का जिक्र है जो थोड़ी रहस्यमयी लगती है, सारांडा, 700 पहाड़ियों की भूमि। इसका रहस्य इसके नाम में ही है। सारांडा शब्द का स्थानीय हो भाषा में मतलब ही 700 पहाड़ियों से है। ओह, अच्छा। ये पश्चिमी सिंहभूम का एक विशाल और घना जंगल है। साल के पेड़ और अनगिनत छोटी बड़ी पहाड़ियां। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, एक पूरी दुनिया है। अब एक नदी की कहानी जिसका नाम ही पूरी तरह से बदल गया, दामोदर नदी। हाँ, जो कभी बंगाल का शोक थी, आज देव नदी कहलाती है। ये बदलाव बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये इंसान और प्रकृति के रिश्ते की कहानी है। पहले दामोदर में आने वाली बाढ़ बंगाल में भयानक तबाही मचाती थी, इसीलिए उसे शोक कहते थे। लेकिन आजादी के बाद
दामोदर वैली कॉरपोरेशन मतलब डीवीसी के तहत इस पर कई बांध बने और उन बांधों ने सब बदल दिया। सब कुछ, बाढ़ रुकी, सिंचाई और बिजली मिली। जो नदी कभी विनाश लाती थी वही अब विकास का प्रतीक बन गई। इसीलिए अब सम्मान से देव नदी कहते हैं। कमाल है। अच्छा, झरनों की बात पर लौटते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा झरना बूढ़ा घाघ, इसका भी कोई और नाम है? जी, ये लातेहार जिले में है और इसे स्थानीय रूप से लोधा घाघ भी कहा जाता है। लोधा घाघ, ठीक है। ये नाम इसकी स्थानीय पहचान और शायद वहाँ की लोधा जनजाति से जुड़ा है। चलिए अब पहाड़ों की रानी से मिलते हैं, नेतरहाट, छोटा नागपुर की रानी। नाम सुनते ही एक शांत खूबसूरत तस्वीर जहन में बन जाती है। बिल्कुल। और नेतरहाट उस तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सूर्योदय सूर्यास्त के नज़ारे, सब कुछ मिलकर इसे ये उपाधि देते हैं। एक कहानी भी है शायद इसके नाम के पीछे। हाँ, एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ आए तो इसकी खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे नेचर्स हार्ट कहा। मतलब प्रकृति का हृदय। जी, और यही नेचर्स हार्ट धीरे धीरे बोलचाल में नेतरहाट बन गया। और इसी प्रकृति के हृदय में एक जगह है जिसके नाम के पीछे एक दर्द भरी कहानी है, मैग्नोलिया पॉइंट। हाँ, ये एक दुखद प्रेम कहानी का गवाह है। कहते हैं कि मैग्नोलिया नाम की एक अंग्रेज अधिकारी की बेटी को एक स्थानीय चरवाहे से प्यार हो गया था। ओहो। जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने उस चरवाहे को मरवाकर खाई में फिकवा दिया। बहुत दुखद। और अपने प्रेमी की मौत से दुखी होकर मैग्नोलिया ने भी अपने घोड़े समेत उसी खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। आज वो पॉइंट उनकी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है। एक खूबसूरत जगह के पीछे इतनी दर्द भरी कहानी। चलिए अब एक ऐसे शहर की ओर चलते हैं जिसके नाम में ही उसका उपनाम छिपा है, हजारीबाग। जी, हजारीबाग का मतलब ही है हजार बागों वाला शहर। ये नाम यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण को दर्शाता है। अब झारखंड की उस पहचान की बात करते हैं जो शायद सबसे प्रसिद्ध है, इसकी खनिज संपदा, कोडरमा और लोहरदगा। बिल्कुल, कोडरमा को कहते हैं भारत की अभ्रक राजधानी, मतलब माइका कैपिटल, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन अभ्रक मिलता है। जी, और वहीं लोहरदगा में बॉक्साइट के विशाल भंडार है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, इसीलिए इसे बॉक्साइट नगरी कहते हैं। तो ये नाम सीधे सीधे जगहों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को दिखाते हैं। सही। यहाँ से अब हम कुछ ऐसे नामों पर चर्चा करेंगे जो किसी क्षेत्र की राजधानी या प्रवेश द्वार होने का संकेत देते हैं। और यहाँ थोड़ा भ्रम हो सकता है क्योंकि कई राजधानियां और प्रवेश द्वार हैं। हाँ, इसे साफ करना जरूरी है। सबसे पहले धनबाद, इसे बिना किसी शक के कोयला राजधानी कहा जाता है। और यहाँ के कोयले को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। जी, काला हीरा। लेकिन इस काले हीरे की एक स्याह सच्चाई भी है, जमीन के नीचे दशकों से सुलग रही आग। तो ये धनबाद की दोहरी पहचान है, समृद्धि और संकट। बिल्कुल। इसी तरह पूरे छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? जर्मनी का रूर क्षेत्र अपने कोयले और खनिजों के लिए पूरे यूरोप का औद्योगिक केंद्र है। अच्छा। ठीक उसी तरह छोटा नागपुर का पठार भी खनिज संसाधनों का ऐसा खजाना है जिस पर भारत का औद्योगिक ढांचा टिका है। हाँ, इसीलिए इसे भारत का औद्योगिक हृदय भी कहते हैं। अब आते हैं प्रवेश द्वारों पर। पहला है चतरा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। जी, ये इसकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। हाँ। लेकिन चतरा की एक और ऐतिहासिक पहचान है। वो क्या है? यहाँ फांसीहारी तालाब है। हाँ। इसका नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, जहाँ कई सेनानियों को अंग्रेजों ने सरेआम फांसी दे दी थी। इतिहास में एक और प्रवेश द्वार का जिक्र है, लेकिन इस बार अंग्रेजों के लिए, सिंहभूम। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। अंग्रेजों ने झारखंड में सबसे पहले 1767 में सिंहभूम के रास्ते ही प्रवेश किया था। तो यहीं से उन्होंने पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। जी, इसीलिए सिंहभूम को अंग्रेजों का प्रवेश द्वार कहते हैं। और तीसरा प्रवेश द्वार है तेलियागढ़ का किला, जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मतलब 3 अलग अलग प्रवेश द्वार। सही। तेलियागढ़ का किला अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बहुत महत्वपूर्ण था। मुगल सेनाएं बंगाल जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल, इसलिए इसे बंगाल के प्रवेश की कुंजी भी माना जाता था। जिसने किले पर कब्जा कर लिया, समझो बंगाल का रास्ता उसके लिए खुल गया। और इसी ऐतिहासिक कड़ी में राजमहल, जो आज एक छोटा शहर है, एक समय पर बंगाल की राजधानी भी था। हाँ, ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने
1592 में राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था। अब हम उद्योग, प्रकृति और इतिहास से होते हुए आस्था की दुनिया में प्रवेश करते हैं। देवघर, मंदिरों का शहर। हाँ वो तो है ही, लेकिन यहाँ के वैद्यनाथ धाम का एक खास नाम है, झारखंड स्थली महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी कहानी बहुत रोचक है। कथा के अनुसार रावण भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में लंका ले जा रहा था। शर्त ये थी कि रास्ते में शिवलिंग कहीं रखना नहीं है, लेकिन देवघर में उसे एक भूल के कारण शिवलिंग जमीन पर रखना पड़ा और वो वहीं स्थापित हो गया। और तब से ये स्थान वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। जी। और शायद इसी धार्मिक महत्व के कारण देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवरिया कहते हैं, पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। जी, और ये मेला इस क्षेत्र की संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाता है। देवघर के पास ही एक और महत्वपूर्ण तीर्थ है, बासुकीनाथ, जिसे पंडे पुजारियों की नगरी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ धाम की यात्रा बासुकीनाथ के दर्शन के बिना अधूरी है। यहाँ तीर्थ पुरोहितों यानी पंडों की एक बड़ी आबादी है जो पूजा पाठ करवाते हैं। तो उनकी आजीविका का मुख्य साधन यही है। बिल्कुल, और इसी वजह से इस जगह को ये नाम मिला। अब एक ऐसे जगह की बात जो वाकई हैरान करती है, दुमका जिले का मलूटी गांव, मंदिरों का गांव और गुप्त काशी भी कहते हैं। ये जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ के राजा महल बनाने की जगह मंदिर बनवाते थे। क्या बात है। एक समय था जब इस छोटे से गांव में 108 टेराकोटा मंदिर थे। आज भी 37 से ज्यादा मौजूद हैं। इतिहास के पन्नों से एक और नाम, गुमला का कोरम्बे, झारखंड की हल्दी घाटी। जिस तरह राजस्थान की हल्दी घाटी में भीषण युद्ध हुआ था, उसी तरह कोरम्बे की धरती पर भी नागवंशी और रक्सिल राजाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। इसी ऐतिहासिक समानता के कारण इसे ये नाम मिला। जी, और यहाँ आज भी प्रसिद्ध वासुदेव राय का मंदिर स्थित है, जो उस दौर का गवाह है। बलिदान की एक और कहानी जुड़ी है घाटी से, चुटू पालू घाटी या लाल की घाटी। ये नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1857 के संग्राम के दौरान 2 महान वीर सेनानियों, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को अंग्रेजों ने यहीं फांसी दी थी। उनके खून से यहाँ की मिट्टी लाल हो गई और तभी से इस घाटी को लाल की घाटी कहा जाने लगा। और अब एक आखिरी ऐतिहासिक तुलना, डोईसा, जिसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। बिल्कुल, जिस तरह दक्षिण भारत में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के भव्य खंडरों के लिए जानी जाती है, उसी तरह डोईसा में नागवंशी राजाओं की राजधानी नवरत्नगढ़ के अवशेष मिलते हैं। सही, इसी ऐतिहासिक और पुरातात्विक समानता के कारण इसे उपनाम दिया गया है। अब हमारे सफर के आखिरी पड़ाव में कुछ और विविध और दिलचस्प जगहों की बात करते हैं। इसमें 3 बहुत ही अलग अलग नाम है। पहला, लोहरदगा का भंडारा। इसे क्या कहते हैं? झारखंड का शेफील्ड। जैसे इंग्लैंड का शेफील्ड शहर लोहे के औजारों के लिए मशहूर है, वैसे ही भंडारा गांव सदियों से बेहतरीन हंसिया और कुल्हाड़ी बनाने के लिए जाना जाता है। अच्छा, दूसरा नाम बहुत आकर्षक है, मैक्लुस्कीगंज, मिनी लंदन। इसे एक एंग्लो इंडियन अर्नेस्ट मैक्लुस्की ने बसाया था। एक समय ये एंग्लो इंडियन परिवारों का घर था, उनकी संस्कृति का केंद्र था, जिससे इसे गांव में बसा शहर या मिनी लंदन की पहचान मिली। जी। और तीसरा है दुमका का मसानजोर डैम, जिसे कनाडा डैम भी कहते हैं। इसकी क्या वजह है? वजह बहुत सरल है। इस बांध के निर्माण में कनाडा सरकार ने आर्थिक मदद की थी। तो ये भारत कनाडा की दोस्ती का प्रतीक है। बिल्कुल। तो ये थी झारखंड के कुछ प्रमुख स्थलों और उनके उपनामों की कहानी। सिमडेगा के खेल के मैदान से लेकर देवघर के आस्था के धाम तक, हर नाम अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। बिल्कुल, ये उपनाम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा की धड़कनें हैं। ये हमें प्रकृति के हरे रंग, उद्योग की फौलादी इच्छा शक्ति, आस्था के केसरिया भाव और वीरों के बलिदान के लाल रंग की एक साथ याद दिलाते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? जैसे इन जगहों को उनकी कहानियों ने, उनके लोगों ने नाम दिए, वैसे आज के दौर में बन रहे नए शहर या इलाके भविष्य में किस कहानी के लिए जाने जाएंगे? उन्हें क्या उपनाम मिलेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है।